हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम फिर आप लोगों के सामने आज ये नए वीडियो शुरू कर रहा हूँ। ये पहले चैप्टर का है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पिछले वीडियो में बच्चों आप लोगों को हमने रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यहाँ तक हमने उसमें कराया था। आज हम आप लोगों को आज कराने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या कराने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वो हमने कर चुका है पहले वीडियो में, वो आप उसको देख लेना। तो रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से ये 5 प्रकार की होती है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम डिकम्पोजिशन अंग्रेजी में कहते हैं। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और पांचवा है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है कि ये 5 तरह के अभिक्रिया पढ़ना है हमें। ये चीज हमारे सिलेबस में है, इसके बारे में हमको डिटेल्स पढ़ना है सबके बारी बारी से। तो इनमें से हम आज आप लोगों को 4 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया एंड चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये उपचयन तथा अपचयन हम ये अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, करेंगे। ठीक, ओके, राइट। चलिए अब हम शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, आपको ये हिंदी नाम से ही पता अंदाजा लग रहा होगा कि संयोजन का मतलब होता है कि जब 2 चीज या 3 चीज, 2 पदार्थ 3 पदार्थ जब मिल करके एक हो जाता है, उसी को हम संयोजन कहते हैं, मिलते हैं, नेचुरली है। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे ही समझते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करता है, मिलके एक नया पदार्थ बनाता है नए प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो इसका बड़ा सिंपल है, बस मेनली इसमें आपको एग्जाम्पल से ध्यान रखना है कि जैसे कार्बन C+O2 ये क्या बनाता है? CO2। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि कार्बन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। जब दोनों कंबाइंड होता है तो दोनों मिलके एक नया चीज बनाता है, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसी तरह से H2+O2, ये पीछे भी हमने बताया था आपको कि H2 और O2 ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। जब ये दोनों संयोग करते हैं तो ये बनाता है H2O, ये होता है वाटर, मतलब पानी। ये क्या होता है? पानी। इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से जब मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो Mg+O2, मैग्नीशियम ये फीते के रूप में आता है, ये भी एक धातु है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब जलाते हैं तो ये क्या बनता है? MgO। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, ये O2 है, यहाँ O है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया, इधर भी 2 लगा दिया, अब ये बैलेंस हो गया। इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आपने देख लिया कि बड़ा सिंपल सा है कि ये संयोजन अभिक्रिया जब 2 चीज मिलता है तो ये एक सिंगल पदार्थ बनता है, एक पदार्थ बनता है। ये 2 के मिलने से एक चीज बनता है। तो ऐसे जब अभिक्रिया होते हैं तो इसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और सवाल उठता है कि पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, वो ऐसे दे देते हैं, पूछ देते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखो। कैसे दे दिया कि ऐसे दे देते हैं A+B-AB।
अब कई बच्चे घूमने लगते, सोचने लगते हैं कि ये ए किसका है, ये क्या होता है, बी क्या होता है। यहाँ पर ए और बी कुछ भी नहीं होता है, ये बस एक सिंबॉलिक है कि ए एक पदार्थ है, बी दूसरी पदार्थ है। आपको ये देखना है कि ये बीच में प्लस में है, दो चीज अलग अलग है, ये प्लस हो रहा है तो दोनों प्लस होकर के ए बी बनता है, मतलब ये सिंगल चीज बन रहा है। तो इसको आपको देखना है कि दो मिलके एक बन रहा है पदार्थ, तो इसीलिए ये संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया आपको लिख देना है कि ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं टिक लगाने वाला, एक नंबर वाले क्वेश्चन, तो उसमें इस तरह की चीज दे देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप ये मत देखना कि ये कार्बन है कि आर्गन है, वो नहीं, ये किसी का सिंबल नहीं है, ये एक ऐसे ही आपको सिस्टमेटिक सिंबॉलिक दिया है कि आप इसको देख के पता करो कि ये किस टाइप का रिएक्शन हो सकता है, किस टाइप का अभिक्रिया इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमने करने जा रहे हैं, वो है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार है हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें भी नाम से ही आपको समझ में आएगा। इसमें कहता है कि जब कोई एक सिंगल पदार्थ, कोई एक पदार्थ किसी भी विधि से, अब वो विधि का नाम बताएंगे क्या करने से होगा, कि जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाते हैं तो उसको हम वियोजन कहते हैं। संयोजन में क्या था कि दो या दो से तीन मिलकर के एक हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक सिंगल पदार्थ टूट के दो या तीन में अलग अलग टूट जाता है, तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये है CaCO3, इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो ये दो पदार्थों में टूटता है, बनाता है CaO + CO2। देखिए अब यहाँ पर ये एक सिंगल पदार्थ है और यहाँ पर दो पदार्थों में अलग अलग टूट गया, दो नए पदार्थ बना, ये अलग टाइप का बना, ये अलग है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो पूछता है, बहुत बराबर आता है क्वेश्चन पूछने में, कि ऐसे वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखिए जहां पर ये जो ताप है, एनर्जी जो है, उष्मा जो है, या तो ताप के रूप में या इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, मतलब विद्युत के रूप में, या सूरज के रोशनी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता हो। ठीक है, ये अक्सर पूछते हैं पेपरों में। इसके लिए आपको तीनों टाइप के इक्वेशंस को आपको याद रखना पड़ेगा, और वो केवल इक्वेशन पूछता है, डेफिनेशन की नहीं जरूरत होती है इसमें, उसमें इक्वेशन जनरली पूछते हैं। तो इस तरह से वियोजन अभिक्रिया को हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब ये होता है, पहला तो हो गया तापीय वियोजन, दूसरा होता है वैद्युत वियोजन, विद्युत के कारण जो होता है, एक तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। अब देखिए, ये हीट के कारण, ताप के कारण जब वियोजन होता है उसको तापीय वियोजन कहते हैं। विद्युत धारा के कारण जब वियोजन होता है तो उसको वैद्युत वियोजन कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश के कारण या कोई भी प्रकाश के कारण जब वियोजन होता है उसको हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब इन तीनों का इक्वेशन देखिए, ये तीन का इक्वेशन खास करके सबको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वही लिखना होता है। ठीक है, पहला है तापीय वियोजन, फर्स्ट है तापीय वियोजन। इसका समीकरण आपको ये याद रखना है, यही जो अभी मैंने लिखा था
CaCO3 यहाँ पर लिखना है, एक सिंबल से भी लिखते हैं। ताप को, हीट को हम ऐसे इस ट्रायंगल से भी दर्शाते हैं। तो CaCO3 ये बना किसमें, CaO प्लस CO2। तो ये तो हो गया हमारा तापीय वियोजन। ठीक है। दूसरा आता है, एक और है इसका एग्जाम्पल, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको हीट करते हैं तो ये भी बनाता है KCl प्लस O2। ये भी तापीय वियोजन का ही उदाहरण है। ठीक है। अब दूसरा आता है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन, इसमें जब वियोजन होता है तो वो विद्युत धारा के कारण होता है। जैसे H2O पानी है, इस पानी के अंदर में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो H2 तथा O2 में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरह से H2 और O2 में अलग अलग हो जाता है। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, इसमें क्या होता है कि AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें जब प्रकाश इस पर लगता है तो उस प्रकाश के कारण ये Ag प्लस Br2 ये टूट जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन आपके हो गए। ये तापीय वियोजन का उदाहरण हुआ, ये वैद्युत वियोजन का हुआ, ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, जनरली ये पूछते हैं। अब ये प्रकाशीय वियोजन के बेस पर एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बाहर से क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं पेपर में, वो भी समझना पड़ेगा। तो जिस बच्चे को ये पता है कि प्रकाशीय वियोजन में ऐसा होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड जब फिल्म पर चढ़ाया जाता है तो उसमें जब थोड़ी सी भी प्रकाश लगती है तो उसमें Ag और Br2 निकल जाता है और Ag अलग हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसके बेस पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि सिल्वर ब्रोमाइड को या सिल्वर क्लोराइड को एक रंगीन कांच के बोतल में रखा जाता है, कलर्ड कांच के बोतल में रखा जाता है। तो रंगीन कांच के बोतल में इसीलिए रखा जाता है कि अगर आपको पता है कि सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश सेंसिटिव होते हैं, प्रकाश के कारण उसमें रिएक्शन होता है, अभिक्रिया हो जाती है। तो इसीलिए प्रकाश के रोशनी से बचाने के लिए, जो प्रकाश के रोशनी से उस पर अभिक्रिया ना हो, उसको रंगीन कांच के बोतल में रखा जाता है। ठीक है। तो ये अक्सर पूछते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसी आधार पर, इसी के बेस पर उसका आंसर निकल जाता है। तो ये था हमारा जो वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा है हमारा क्या, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें है कि जब एक तत्व के यौगिक में कोई दूसरा तत्व उसके साथ अभिक्रिया करता है तो वो दूसरा तत्व क्या कहता है कि पहले तत्व को यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है तो ऐसे अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि Fe प्लस CuSO4 जब ये रिएक्शन होता, अभिक्रिया करता है तो बनाता है FeSO4 प्लस Cu। अब ये CuSO4 जो होते हैं से नीले रंग का होता है। क्या होता है, नीले रंग का एक सॉल्यूशन के रूप में होता है। ठीक है। और ये FeSO4 जो बनता है ये हल्के हरे रंग में बदल जाता है। अब देखिए ये है विस्थापन अभिक्रिया। Fe आप लोग जानते होंगे कि ये आयरन को कहते हैं, लोहा। और ये Cu कहते हैं तांबा। तो ये तांबा के सल्फेट है, ये SO4 है,
CuSO4, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ये तांबे का यौगिक कहलाता है। तो ये जब इन दोनों को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ओरिजिनली कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, जब इसमें Fe डालते हैं, आयरन नेल डालते हैं, लोहे की कील डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, इसके कलर को जो है FeSO4 बनाता है। मतलब ये Fe जो है SO4 को अपने पास ले आता है, Cu को अलग कर देता है। यहाँ देखिए, तो जब ये FeSO4 बनता है तो इसका रंग हल्का हरे रंग का हो जाता है, मतलब रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो होते हैं ये ब्राउन कलर के होते हैं। ये कॉपर अलग हो जाता है जो लोहे के कील पर जमा हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में एक रूल है कि हर हमेशा जो मोर रिएक्टिव, जो मोर क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को ही अलग कर पाते हैं। इसमें Fe जो होता है ये Cu से ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इसीलिए Fe Cu को अलग कर देता है। अगर ये इस तरह से हम लिखें कि Cu प्लस FeSO4, ये अगर दे दिया आपको पेपर में, तो कहेगा कि इसका क्या होगा, तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए कि Cu जो है ये कमजोर होता है, ठीक है ना, और ये ताकतवर होता है। तो ये कमजोर ताकतवर को कैसे अलग करें? समझ में आ रही ना? ये Cu कमजोर होता है, तो जो वीक होते हैं तो वीक ज्यादा स्ट्रांग को कैसे अलग कर सकते हैं? इसीलिए ये अभिक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकती है क्योंकि इसमें Fe है, तो स्ट्रांग होते हैं, ये वीक होते हैं, इसीलिए ये इसको अलग कर देते हैं। तो इसको हम इसलिए कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ओके, आ रही है समझने की नहीं? एक दो एग्जाम्पल आप इसको और भी देख सकते हो, जैसे कि ये है, एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। Zn प्लस CuSO4, इसके साथ भी इसी तरह से होता है ZnSO4 प्लस Cu। एक और एग्जाम्पल है Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। इसके अलावा, सॉरी ये तो नहीं है, इसके अलावा ये दो एग्जाम्पल भी है। ये Zn प्लस CuSO4, Zn भी Cu से ताकतवर है, ये लेड कहलाता है। Pb क्या है? ये लेड है। ये Pb भी Cu से ताकतवर है, इसीलिए ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसको अलग कर देता है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, अब इसका चौथा पॉइंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा पॉइंट है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अब इसमें क्या होता है कि दो तरह के, दो तत्वों के यौगिक आपस में रिएक्शन अभिक्रिया करते हैं और दोनों तत्व एक दूसरे के द्वारा विस्थापित होते हैं। वो उसमें से अलग हो जाता है, ये इसमें से अलग होकर के उसमें आ जाता है। ठीक है, तो जब दोनों का विस्थापन होता है तो इसीलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, इसका एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 प्लस 2NaCl। अब ये है BaCl2, इसको कहते हैं बेरियम क्लोराइड। Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, ये भी एक तत्व है, ये भी एक तत्व है। ये पूरी जो है इसके यौगिक हुए और ये पूरी इसके यौगिक है।
जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करता है कि ये SO4 इसमें से निकल के इनके साथ आ जाता है, और मतलब ये जो है इधर आ जाता है और ये जो है इधर आ जाता है, एक दूसरे को चेंज कर देते हैं। देखिए इस तरह BaSO4 एंड NaCl। ये बेरियम सल्फेट जो है तो ये श्वेत अवक्षेप के रूप में, श्वेत अवक्षेप जिसको व्हाइट PPT कहते हैं, समझ गए। ये जो बनता है ये दही के जैसा पदार्थ जम जाता है नीचे, रिएक्शन के बाद लगता है दही जैसे, ये सब्सटेंस बनता है, उसी को अवक्षेप कहते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट अवक्षेप के रूप में ये होता है। तो इस रिएक्शन को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि इसमें एक अवक्षेप बनता है इसीलिए स्पेशली इसको अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका नाम क्या कह सकते हैं? अवक्षेपन। अगर पेपर में पूछ दिया अभिक्षेपन अभिक्रिया, एक अवक्षेपन अभिक्रिया का समीकरण के साथ उदाहरण दो तो आप आराम से इसको दे सकते हैं। ये दोनों के उदाहरण हो गए, द्विविस्थापन में भी दे सकते हैं और अवक्षेपन अभिक्रिया में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। एक इसी अवक्षेपन अभिक्रिया का एक उदाहरण और मैं दे रहा हूं, वो ये है AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। अब इसमें भी ये जो आता है ये श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इसमें देखिए ये सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जब सोडियम क्लोराइड को डालते हैं तो ये दोनों अभिक्रिया कर इस तरह से AgCl और NaNO3 बनाता है। ये AgCl श्वेत अवक्षेप के रूप में उसमें से अलग हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है। तो ये भी एक अवक्षेपन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तीसरा उदाहरण है PbNO3 plus 2Ki gives PbI2 plus 2KNO3। अब इसमें है ये येलो मतलब पीला अवक्षेप। अब ये देखो ये क्या है PbNO3 मतलब Pb कहते हैं लेड को, NO3 होता है नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड, ये आयोडीन का होता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये लेड आयोडाइड येलो कलर का एक पीला अवक्षेप उसमें प्राप्त होता है, ठीक है, नीचे जमा हो जाता है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये डिफरेंट 3 एग्जाम्पल मैंने आपको इक्वेशन के साथ समझाया है, और इसी के अंदर में है अवक्षेपन अभिक्रिया, उसको भी समझा दिया कि जिस द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त होता है उसको हम अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं। वो अलग से नहीं है, वो इसी के अंदर की है, क्योंकि सारे द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेपन नहीं मिलता है, लेकिन ज्यादातर में अवक्षेपन मिलता है। इसीलिए इसको चूंकि अवक्षेप मिलता है तो इसको हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों इसमें खास करके आपको रिटेन पोर्शन तो कम पूछता है, मेनली ये इक्वेशन जो मैंने लिख के आपको बताया है और ये रंग के बारे में बताया है कि किसमें व्हाइट अवक्षेप मिलता है, इसमें भी व्हाइट मिलता है, इसमें येलो अवक्षेप मिलता है। तो ये सब अक्सर कभी कभी बीच में वो पूछ देते हैं पेपर में। तो ये 2-3 इक्वेशन है। अब ये नहीं कि बहुत अनलिमिटेड है, 10th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जो ये सब है इसी के अंदर में से, इसी सब में से कोई न कोई रहेगा। ये आपको अगर पता है तो यू आर रेडी टू गिव आंसर, मतलब आप आसानी से उसका जवाब पकड़ सकते हो।
और आजकल केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, तो केस स्टडी में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। खास कर रंग के बारे में पूछ देते हैं, श्वेत अवच्छेद, येलो अवच्छेद, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको इसको जवाब देना है। तो आज हम ये चारों रिएक्शन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, ठीक है ना। हमारा आज संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एंड द्विविस्थापन अभिक्रिया इंक्लूडिंग अवक्षेपन अभिक्रिया। एक चीज और इसमें रह गया है, इसमें कभी कभी वो भी पूछता है कि वो आपको तो संयोजन या वियोजन दोनों का कंबाइंड रूप है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बारे में कभी कभी पेपर में पूछ देते, थोड़ा सा मैं उसका भी एक इक्वेशन देके बता देता हूँ। नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आ गया तो आप ढूंढने लगोगे कि तो हम तो पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कोई अलग से उदाहरण नहीं है, जैसे हमने अभी पीछे दिया था C+O2 gives CO2 प्लस ऊष्मा। क्योंकि ये ऊष्मा निर्मुक्त होते हैं, ऊष्मा उसमें से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रही है बात। ये होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब दूसरा होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। अभिक्रिया में विस्थापन में जो हमने दिखाया था कि CaCO3 प्लस ऊष्मा गैस, ये बनता है CaO प्लस CO2। इसमें ऊष्मा लेता है, एब्जॉर्ब होता है, तब जाके ये रिएक्शन होता है। और इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का उत्पादन होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है। जब ये रिएक्शन होता है तो ये भी बनता है, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। समझ गए, यही अंतर है। ये है, इसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी, इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में इस तरफ से ऊष्मा लिखा जाता है और ऊष्माशोषी में इस तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इसको जरूर लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। ओके।